गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी श्रृंखला में परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि विषय क्षेत्र से हमारा क्या तात्पर्य है। एक विषय क्षेत्र से हमारा तात्पर्य इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। जैसे राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान में अपन क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। तो जो भी विषय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या हैं, उन्हीं को ही हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र के अर्थ मतलब है विषय वस्तु। तो हम विषय वस्तु को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो पहले हम परंपरागत राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान, जैसे ही परिभाषा के बारे में मत भिन्न है, वैसे ही क्षेत्र के बारे में भी विद्वानों में मत भिन्न पाया जाता है। तो गार्नर जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला तो है राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज, दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा रूपों की गवेषणा, एवं थर्ड है उक्त खोज एवं गवेषणा के आधार पर राजनीति विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान, है ना। इसके बाद में हम आते हैं, प्रोफेसर गैटिल ने भी यही कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंदर कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहला तो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति आती है, राजनीतिक संस्थाओं का उदय आता है और विकास आता है, राजनीतिक संस्थाओं का और सिद्धांतों का अध्ययन आता है, और राज्य के भावी स्वरूप का आदर्श स्वरूप जो है वो निश्चित करना होता है। केपी मुखर्जी ने भी अपने परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निश्चित करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के वाद, राज्यों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, है ना, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रोफेसर विलोबी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे है राज्य, सरकार और कानून। उनका ये मानना है कि इन 3 विषयों का अध्ययन करते हैं तो हमें ज़्यादातर विषय क्षेत्र इसमें आ जाता है। इस बात में एक बात और उल्लेखनीय है कि सन 1948 में यानी 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को भी कहा जाता है, तो यूनेस्को के तत्वावधान में एक राजनीति विज्ञान के विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है कि पॉलिटिकल थ्योरीज और राजनीतिक विचारों का इतिहास। दूसरा ये कहते हैं कि इसमें राजनीतिक संस्थाएं कौन सी हैं, हमारा संविधान है, हमारी सरकारें हैं, हमारी नेशनल सरकार है, हमारी लोकल बॉडीज सरकार है, हमारी रीजनल सरकार है, और जितने भी कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो। तीसरी बात आती है कि समस्त राजनीतिक दल, दबाव समूह, है ना, नागरिकों का सरकार में भाग लेना और लोकमत, ये है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ वगैरह, और इससे रिलेटेड प्रशासन। तो क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को के द्वारा जो भी दृष्टिकोण अपनाया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके हिसाब से जो बातें अभी अपन विद्वानों के हिसाब से भी और यूनेस्को के हिसाब से भी, तो जो बातों का अध्ययन हम कर पाते हैं वो है, पहले तो मानव का अध्ययन है, मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन है, फिर राज्यों का अध्ययन है, फिर सरकार का है, फिर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधित अध्ययन। तो अब हम इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मानव का अध्ययन।
देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार के संबंध में या राजनीतिक संस्था के संदर्भ में हम मानव जीवन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि नागरिकों से ही राज्य बनता है और किसी भी राज्य अस्तित्व के लिए नागरिकों का होना उसके लिए प्रथम अनिवार्यता है। राज्य नागरिकों से ही राज्य बनता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। तो राज्य के नागरिक राज्य के द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का उपभोग करते हैं और नागरिकों का भी अपने राज्य के प्रति कुछ दायित्व होता है। तो ऐसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है व्यक्ति के अधिकार, उसके राज्य के प्रति कर्तव्य और राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले विभिन्न सिद्धांतों और तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है हम राज्य का अध्ययन। देखिए, राज्य के अंतर्गत क्योंकि मनुष्य के विकास के लिए अगर सर्वोत्तम कोई इकाई है तो वो है राज्य। तो अरस्तु ने भी ये कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद्जीवन के लिए हमारा राज्य बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि सभ्य जीवन जीने के लिए हर मनुष्य का एक राज्य का होना उसके लिए अनिवार्य है और मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर राज्यों के भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा की जाती है। अब राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य कैसा है, कैसा होना चाहिए और कैसा होगा, ये सब एक अलग तरह की ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और नैतिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत में आता है। इसके अंतर्गत हम राज्य के अतीत का अध्ययन, वर्तमान का अध्ययन और उसके भविष्य का अध्ययन हम कर पाते हैं। अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में हम इसका प्रासंगिक अध्ययन कर पाते हैं। सरकार का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं और राजनीतिक विचारों, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, है ना। कि और शासन प्रबंध का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक समाज विज्ञानों का जो प्रासंगिक अध्ययन है कि राजनीति विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र, नैतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अन्य जो दूसरे विषय हैं वो कितने उपयोगी हैं और कितने यहाँ तक भी शामिल हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, है ना, इन सब का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि सतही अध्ययन से आकर अगर हम राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करते हैं तो इसमें राजनीतिक दल और दबाव गुट काफ़ी मायने रखते हैं। राजनीतिक विचारों का इतिहास और विचारधाराओं का भी अध्ययन हम करते हैं। इसमें सुकरात और प्लेटो से लेकर मनु से लेकर महात्मा गांधी तक सभी का हम अध्ययन करते हैं। विषय को लेकर के व्यक्तिवाद, समाजवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, सभी राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संबंधों और संगठनों का अध्ययन भी इस बारे में हम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राजदूत, युद्धबंदी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि, युद्ध से संबंधित नियम कौन कौन से हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य आपस में व्यवहार करते हैं, ये इसके अंतर्गत है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे या हैं, तो इनका भी अध्ययन हम करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत जो है वो अत्यंत व्यापक है और विस्तृत है। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार, अंग, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठन आदि का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम निरंतर करते रहे हैं और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि मानव जीवन बहुत अधिक विविधतापूर्ण हो गया है और सरकार के अतिरिक्त दूसरे समुदायों ने भी जन्म ले लिया है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अतः राज्य आज पुलिस राज्य से लेकर
लोक कल्याणकारी राज्य तक हो गया है। इसलिए ये कहा जाता है कि पालने से लेकर शमशान तक व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक कार्य राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए सारी चीज़ें राजनीति मतलब प्रत्येक जो गतिविधि है वो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र में शामिल हो गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण एक आदर्शात्मक दृष्टिकोण है जो तर्क और कल्पना के ऊपर आधारित है। इसके प्रमुख आधार हैं नैतिकता और कल्पना और राजनीतिक मूल्य। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो प्लेटो से होती है। उसने अपनी उनकी जो प्रमुख जो किताब है उसका नाम रिपब्लिक है, उसमें एक आदर्श राज्य का वर्णन किया है। संत ऑगस्टाइन, संत एक्विनास, इनके भी लेखन में जो है आदर्शात्मक अध्ययन है। संत ऑगस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड, जिसमें उन्होंने ईश्वरीय राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। फिर हीगल ने विश्वात्मा की बात कही है। तो इस प्रकार जो परंपरागत जो विचारक हैं, जो नैतिकतावादी दृष्टिकोण को ज़्यादा आगे रखते हैं, तो वो एक आदर्शात्मक अध्ययन है। तो पहली विशेषता इसकी यही है कि तर्क और कल्पना के ऊपर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन है, जिनका जीवन के यथार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है और ये केवल एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरी विशेषता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों के ऊपर विशेष बल देती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाता है। यह मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक और वैचारिक दृष्टि से इनके मूल्यों, लक्ष्यों और आदर्श आपस में संबंध है। इनका ये मानना है कि मूल्यों से हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन की इसमें प्रमुखता है। परंपरागत अध्ययन जो है वो राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन, संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और सरकार है ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करने पर बल देते हैं। डाइसी, मुनरो, आगन, जिंक, इन सभी के इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए। तो इनकी उपयोगिता भी क्योंकि कानूनी और औपचारिक है, इसके कारण इनका अध्ययन सीमित है। अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख पद्धति हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी। तो ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक है, विश्लेषणात्मक है, आदर्शात्मक है, वर्णनात्मक है। ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, लेकिन समय समय पर विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में काम करती हैं। तो परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को नहीं अपनाया गया है। तो इसलिए ये जो विशेषता है इसकी अगली कि ये प्रधानतया संकुचित अध्ययन है। संकुचित अध्ययन का मतलब ये है कि इसके द्वारा अपने आप को पश्चिमी राज्यों के प्रति यानी यूरोप और अमेरिकी राज्य व्यवस्था के अध्ययन तक इसको सीमित रखा गया। इसमें एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर अध्ययन नहीं किया गया। इसलिए शासन प्रकार का जो उन्होंने अध्ययन किया वो केवल उदारवादी लोकतंत्र के अध्ययन तक ही ये सीमित रहा। तो इसलिए इसको संकुचित अध्ययन कहा जाता है। और चिंतन में व्यक्तिनिष्ठ के तत्व की प्रधानता है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है कि व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति ने जो सोचा और उस समय की तत्कालीन समस्याओं के समाधान से उन्होंने अपने अध्ययन किए। उनके आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नैतिकता से ये प्रभावित रहे। मानवीय जीवन में अपने निजी मूल्यों को इन्होंने स्थान दिया है। तो जिसके लिए जैसे यूनानी विचारकों का अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार किया। इस मध्य युग वालों ने ईश्वरीय राज्य की स्थापना की बात की। तो इस प्रकार ये जितने भी हैं तो इनमें समग्र समाज जो समग्रता वाली बात है उसके बजाय व्यक्तिनिष्ठता के ऊपर इन्होंने बल दिया है। तो एक तरीके से इनकी जो चिंतन प्रणाली है
वो निगमनात्मक है ना। परा अनुभववादी भी है और निगमनात्मक है, व्यक्तिपरक है और निगमनात्मक है। तो जो परंपरावादी विचारक रहे हैं उसमें प्लेटो है, अरस्तु है, डाइसी, मुनरो, हीगल, मोंटेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो,